देखो, अपन कृषि से संबंधित सामान्य सुधारों की जो चर्चा कर रहे थे, इन सामान्य सुधारों में हमने पहले भारत में कृषि सब्सिडी की इसी को देखा। कल फिर हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के टॉपिक को देखा। आज हमारा तीसरा टॉपिक है उसी से संबंधित कृषि विपणन। एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग। कृषि विपणन। एग्रीकल्चर मार्केटिंग। देखो, मार्केटिंग तो आप समझते हो, विपणन, किसी वस्तु को खरीदना बेचना, वो जिस स्थान पर वस्तु की खरीद और बिक्री की जाती है उसी को कहते हैं मार्केट। और अपने वस्तु को बेचना ही मार्केटिंग कहलाता है। अब उसके आगे शब्द जोड़ दिया है कृषि, मतलब कृषि से संबंधित वस्तुओं की बिक्री, खरीद बिक्री के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को कृषि विपणन कहते हैं। लेकिन याद रखो, यहाँ पर कृषि विपणन के अंतर्गत कृषि विपणन के अंतर्गत उन सब एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है जो किसान और अंतिम उपभोक्ता, इसके बीच में जो जो कार्यक्रम हो रहे हैं। किसान से उत्पाद, किसान ने अपना उत्पादन पैदा किया और अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने के चरण में जितने क्रियाकलाप होते हैं, जितनी गतिविधियां, जितनी एजेंसियां शामिल होती हैं, उन सबको सामूहिक रूप से कृषि विपणन कहते हैं। मतलब देखो, फसल उगाना से फसल काटना, उसको बाजार तक पहुंचाना, उसको गोदाम में संरक्षित रखना, इन सब गतिविधियों को ही हम कह रहे हैं कृषि विपणन। मतलब सब चीज, उत्पादन, ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण, वितरण, पैकेजिंग, उसकी साफ सफाई करना, ग्रेडिंग करना, सब अंतिम उपभोक्ता तक जब वो सामान पहुंच रहा है उसके बीच में जो सब कुछ कार्यक्रम हो रहा है उसी को कहते हैं कृषि विपणन। मतलब कृषि विपणन केवल ये नहीं है कि मार्केटिंग मतलब सामान बेचना, उसके अतिरिक्त और बहुत सारी चीजें उसके अंतर्गत शामिल होती है। भाई भंडारण की सुविधा नहीं है तो भी हम कहेंगे कि भारत में एग्रीकल्चर मार्केटिंग की समस्या है, क्योंकि किसानों पर भंडारण की सुविधा। यदि ट्रांसपोर्टेशन की समस्या नहीं तो भी हम कहेंगे कि वो विपणन से संबंधित समस्या है। भाई किसान अपना सामान अंतिम उपभोक्ता तक जितनी आसानी से बेचेगा उतनी अच्छी आपकी विपणन व्यवस्था होगी। दूसरी बात, ये विपणन व्यवस्था अच्छी कब मानी जाएगी? ये विपणन व्यवस्था को अच्छा तब माना जाएगा जब किसान और अंतिम उपभोक्ता तक के बीच का गैप कम हो। जितना गैप बढ़ेगा उतनी समस्या उत्पन्न होगी। किसान किसान अपना प्रोडक्ट बनाता है और अंतिम उपभोक्ता तक यदि सीधे पहुंच रहा है वो, तो दोनों फायदे में रहेंगे। दोनों फायदे में रहेंगे कि किसान को अपनी फसल का या अपने उत्पाद का उचित दाम मिलेगा, और अंतिम उपभोक्ता को अपना अंतिम उपभोक्ता को चीजें कम कीमत पे मिलेगी। भाई देखो, दोनों के अपने अपने, अंतिम उपभोक्ता चाहेगा कि उसको कीमत सस्ती वस्तु मिले, और किसान चाहेगा कि उसका प्रोडक्ट अधिकतम दाम पर बिके। ये तब संभव है दोनों की इच्छा जब क्या है, इनके बीच की दूरी कम हो। तो देखो, विपणन व्यवस्था तो आप समझ गए ना कि विपणन व्यवस्था क्या है, कि फसल के उत्पादन से लेकर उपभोग तक, मतलब आप इसकी यदि सिंपल परिभाषा दोगे कि फसल उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक, फसल उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक, फसल उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने की समस्त प्रक्रिया, पहुंचने की समस्त प्रक्रिया, पहुंचने की समस्त प्रक्रिया, समस्त प्रक्रिया को कृषि विपणन कहते हैं।
फसल उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने की पूरी प्रोसेस, उसमें जितनी एजेंसियां, जितनी इकाइयां, जितनी यूनिट शामिल होती हैं, सबको शामिल करके सब यूज किया जाता है कृषि विपणन। ठीक है नहीं? अब देखो ये तो कृषि विपणन की आपने परिभाषा बता दी। अब एक अच्छी कृषि विपणन प्रणाली किसको कहेंगे? अच्छी कृषि विपणन प्रणाली। एक अच्छी कृषि विपणन प्रणाली किसको कहेंगे भाई? एक अच्छी कृषि विपणन प्रणाली वो है, ये क्या, कि किसानों को अपने उत्पाद का उचित दाम मिले। अच्छी कृषि विपणन प्रणाली उसमें कहेंगे जिसमें किसानों को अपने उत्पाद का उचित दाम मिले। दूसरा, उपभोक्ताओं को भी उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तुएं मिले। दोनों को फायदा हो, किसान को भी फायदा हो और दोनों को, और उपभोक्ता को भी फायदा हो। या इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि किसान, मतलब पहला दूसरा पॉइंट ही है, उसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि किसानों द्वारा ली जाने वाली कीमत, किसानों द्वारा ली जाने वाली कीमत, कीमत और उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली कीमत में अंतर कम से कम हो। उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली कीमत में अंतर कम से कम अच्छी विपणन प्रणाली है। कि यदि किसान को अपनी उपज का, मान लो उसने सब्जी टमाटर उगाया, उसको 5 रुपए प्रति किलो प्राप्त हुआ, और उपभोक्ता को ये चीज 10 रुपए किलो प्राप्त हो रही है। मान लेते हैं कि दुगनी कीमत, 5 रुपए का बीच में प्राइस बढ़ गया। ये तो फिर भी ठीक स्थिति, स्थिति और इससे खराब हो जाती है कि किसान को 5 रुपए ही मिलते हैं और उपभोक्ता उसका 40 रुपए चुकाता। अभी भारत की कृषि प्रणाली देखिए, ये स्थिति है। किसान को 5 रुपए भी नहीं, 2 रुपए कई बार मिलते हैं और उपभोक्ता उसको 40 रुपए 50 रुपए तक का चुकाता, मतलब इतना ज्यादा गैप है। तो फिर हम कह सकते हैं कि भारतीय विपणन प्रणाली इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि उसमें किसान द्वारा ली जाने वाली कीमत और उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली कीमतों में अंतर बहुत ज्यादा है। चौथी विपणन प्रणाली की, अच्छी विपणन प्रणाली उसको कहेंगे कि जो उत्पाद है, उपभोक्ता उपभोक्ता को कृषि वस्तुओं, या ऐसा लिखना कि उपभोक्ता तक कृषि वस्तुएं उपभोक्ता तक कृषि वस्तुएं पहुंचने के दौरान उनकी गुणवत्ता, उपभोक्ता तक कृषि वस्तुएं पहुंचने के दौरान उनकी गुणवत्ता का क्षरण नहीं होना चाहिए। गुणवत्ता का क्षरण नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? सब्जी अच्छी ताजी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसान ने तो अच्छे उत्पादन किया, लेकिन वो जब तक उपभोक्ता तक पहुंचेगी सड़ गई वो सब्जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उपभोक्ता है वो कीमत अदा कर रहा है, तो उसके मुकाबले उसको क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी में सामान मिलना चाहिए। ठीक है? तो देखो, ये एक अच्छी विपणन प्रणाली की विशेषता है कि अच्छी विपणन प्रणाली से किसान भी खुश होता है, उपभोक्ता भी खुश होता है। अभी तुम भारत की किसी विपणन प्रणाली देखोगे तो उसमें यही समस्या है, किसान को भी उचित दाम, मतलब इसका जस्ट अपोजिट है। उपभोक्ता को अधिक कीमत मिलती है और किसान को कीमत कम मिलती है।
होना उल्टा चाहिए, लेकिन हमारी विपणन प्रणाली का समस्या उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली कीमत और किसानों द्वारा ली जाने वाली कीमतों में अंतर बहुत है, कई बार 4 गुने 5 गुने का अंतर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा है। और उसमें ना तो उपभोक्ता को फायदा है ना किसान को फायदा है। जबकि विपणन प्रणाली बनाई ही इसलिए गई है कि किसान और उपभोक्ता दोनों को लाभ हो, लेकिन वो उल्टा रहा। तो ये देखो विपणन प्रणाली की परिभाषा देखिए। एक अच्छी विपणन प्रणाली में क्या चीजें होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक विपणन प्रणाली के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होनी चाहिए। आवश्यक सुविधाएं। कृषि विपणन प्रणाली के लिए कुछ आवश्यक सुविधाएं होना चाहिए। पहला, अच्छी विपणन सुविधा के लिए आपको भंडारण सुविधा होनी चाहिए। भंडारण सुविधा, अच्छी भंडारण सुविधा होनी चाहिए। भंडारण सुविधा नहीं होगी तो दिक्कत होगी। दूसरा, होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, माल को रोके रखने की क्षमता। माल को रोके रखने की क्षमता होनी चाहिए। समझ रहे हैं कि जो एकदम से यदि किसान का उत्पाद ज्यादा हो गया है तो उसको ऐसा ना हो कि अपनी प्रोडक्ट का सही दाम ही ना मिल पाए। उसको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि किसान अपना प्रोडक्ट कुछ समय के लिए होल्ड कर सके। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है कि माल को रोके रखने की क्षमता होनी चाहिए। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, अच्छा हो, सस्ता हो। मतलब पर्याप्त मात्रा में ट्रांसपोर्टेशन हो, पर्याप्त और सस्ता हो, तब दोनों को फायदा होगा। चौथा है, जहां पर कृषि वस्तुओं की खरीद बिक्री हो, एक अच्छा बाजार व्यवस्था होनी चाहिए। ना, मंडी जिसको कहते हैं, अच्छी मंडी हो, वहां पे सामान तोलने की व्यवस्था हो, वहां पे हर चीज नियम कानून के हिसाब से हो, कोई किसी का शोषण ना करे, ये एक अच्छी बाजार व्यवस्था होनी चाहिए। मध्यस्थों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। मध्यस्थ की संख्या कम हो। मिडिल मैन, किसान और उपभोक्ता के बीच मिडिल मैन दलाल कम से कम हो। और जानकारी हो किसानों को, उस पूरी विपणन प्रणाली के संदर्भ में किसानों के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ आवश्यक सुविधाएं हैं जो किसी कृषि विपणन प्रणाली में होना आवश्यक है। अब हम देखते हैं भारत की एग्रीकल्चर मार्केटिंग। भारत में कृषि विपणन, भारत में कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। देखो अभी तो मैंने आपको अवधारणा बताया कि कृषि विपणन कहते क्या है और क्या होना चाहिए अच्छे कृषि विपणन के अंतर्गत। आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि कृषि विपणन है क्या। देखो, जो हम यदि स्वतंत्रता के बाद 1947 आजादी मिलने के बाद जो एग्रीकल्चर सिस्टम था, उस एग्रीकल्चर सिस्टम में आप देखोगे, यदि आप पुराने जमाने की कोई पिक्चर देखोगे तो उसमें दिखाते क्या है कि कृषक कृषक ने अपनी फसल उत्पादित की। ठीक है, उस फसल वो कट के घर भी नहीं आती है कि उसी के खेत में कौन पहुंच जाते हैं? साहूकार लोग, जमींदार लोग, उसके उसने जिन लोगों से कर्जा ले लेके रखा है सब वहीं पहुंच जाएंगे और किसान से पैसे के बदले उसकी फसल का एक हिस्सा ले लेते हैं। ब्याज के रूप में ले लेते हैं, कुछ भी ले लिया, फसल का एक हिस्सा ले लिया। मतलब स्थिति यह थी
कि भारतीय किसान अपनी फसल बेच ही नहीं पाता था। वो क्या है, फसल जो उत्पादित हुई है कुछ हिस्सा अपने खाने के लिए रखता था, अगले बीज के लिए, और बाकी क्या है, ये लोग ले लेते थे, और ये लोग फिर आके आगे जाके बेच रहे हैं। अब फसल सस्ती होती है, महंगी होती है, कई बार किसान को कोई फायदा हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसकी फसल पर सीधे सीधे ये सेठ, साहूकार लोग, महाजन टाइप के लोग कब्जा कर लेते हैं। तो किसान क्या है, अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच ही नहीं पाता, बहुत कम। फायदे तो ये कि किसान अपना सामान बेचे, जो पैसा है उससे ये चुका है, और बाकी पैसा अपने पास रखे, उसमें उसको लाभ दिखाई देगा। अभी तो क्या है कि ये साहूकार लोग, महाजन लोग खेत में ही पहुंच गए हैं, खेत से ही फसल उठा लेते हैं। तो ये व्यवस्था चलती थी। अब स्वाभाविक सी बात है कि इस व्यवस्था में किसानों का शोषण हो रहा है, उनको अपनी फसल का कोई उत्पाद का दाम ढंग से मिल ही नहीं पा रहा है, तो अपना सामान बेच ही नहीं पा रहे, क्योंकि कोई भी उनके खेत से उठा के ले जा रहा है। तो फिर सरकार ने क्या है, इसमें हस्तक्षेप किया। देखो, ये वो स्थिति है जब किसान अपना सामान किसी को भी बेचने के लिए स्वतंत्र था, और किसान से कोई भी सामान खरीद लेता था, कोई नियम कानून नहीं था। कहने को तो किसान को फुल आजादी है कि वो अपना सामान किसी को भी बेच दे, लेकिन किसको बेचेगा? एक गांव है, गांव में केवल एक साहूकार है, वही किसान से अपना सामान खरीद सकता है, बाकी किसी गांव वाले की क्षमता नहीं है कि किसान की फसल को खरीद ले। वही उसको कर्ज देता है, तो उसके पास भी कोई विकल्प नहीं रहता था, उसी को बेचना। कहने को तो उसको पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता कोई काम नहीं। तो फिर ऐसी स्थिति में सरकार ने क्या है, कृषकों को उनके उत्पाद का उचित दाम दिलाने के लिए कुछ हस्तक्षेप करने का प्रावधान किया। हस्तक्षेप करने का प्रावधान किया, और उसमें क्या किया उनने, एक मंडी की व्यवस्था लेके आई, जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर एपीएमसी एक्ट पारित किया। एपीएमसी, ये एक अधिनियम पारित किया, एक अधिनियम पारित किया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, हिंदी में कहते हैं आदर्श कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। कृषि उत्पाद कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, विपणन समिति अधिनियम, विपणन समिति अधिनियम। ये एक एक्ट पारित किया संसद के द्वारा, ताकि किसानों को उचित लाभ प्राप्त हो सके। और इस एपीएमसी एक्ट के तहत सरकार ने क्या व्यवस्था कर दी कि अब किसानों से कोई भी व्यक्ति सामान नहीं खरीद सकता। सरकार ने क्या है, ये सिस्टम को खत्म कर दिया कि साहूकार चलेगा और किसान से नहीं। सरकार ने क्या बोला कि एक एपीएमसी मंडी बनेगी, मंडी बनेगी, ठीक है, मार्केट प्लेस बोल दिया, मंडी मतलब मार्केट प्लेस, एपीएमसी मंडी बनेगी। यहां पर कुछ व्यापारी होंगे, इन व्यापारियों को सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और केवल ये लाइसेंसीकृत व्यापारी ही इस मंडी में खरीद बिक्री का काम कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। ये साहूकार किसान से फसल नहीं खरीद सकता, किसान इस मंडी में आके अपना सामान बेचेगा। और अब इधर मंडी में सारी व्यवस्था होगी, मतलब यदि एमएसपी है किसी फसल पे, तो एमएसपी की जानकारी होगी किसान को, यहाँ पे भंडारण की सुविधा होगी, यहाँ पर किसान को रुकने की सुविधा होगी कि किसान को 2 दिन रुकना पड़ेगा तो भी एपीएमसी मंडी में व्यवस्था करके रखेगी। जो यहाँ के तौल कांटे होंगे वो भी सरकार की सील साइन, मतलब ऐसा नहीं इधर तो कुछ भी कांटे से चोरी कर रहा है साहूकार, कुछ यहाँ पे कर की व्यवस्था होगी कि किस चीज के लिए कितना टैक्स देना है, मतलब पूरा एक सिस्टम होगा, नियम कानून के तहत होगा, ताकि ये शोषण ना हो पाए। तो मतलब देखो, किसानों को साहूकार से के शोषण से बचाने के लिए सरकार ने एक मंडी अधिनियम टाइप की व्यवस्था लाई, और उन्होंने क्या बोला कि हम पूरे देश में मंडियों की, कृषि उपज मंडियों की स्थापना करेंगे, और इन्हीं मंडियों में किसान अपना सामान बेचेगा।
अब किसान हर किसी व्यक्ति को अपना सामान नहीं बेचेगा, मतलब बेचने को तो बेच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके खेत से किसी को बेच दो, क्या दिक्कत है। लेकिन नियमता ये है कि साहूकार डायरेक्ट किसान से, साहूकार को यदि चाहिए तो इधर मंडी में आए। और मंडी में ऐसी व्यवस्था होती थी, बोली लगती थी कि बोली लगेगी और जो अधिकतम प्राइस देगा उसको सामान बिकेगा। तो ये एक सरकार ने व्यवस्था स्थापित की। मतलब देखो समझ ना, अभी एपीएमसी मंडी में भी बदलाव होगा। पहले क्या सिस्टम था, पहले के सिस्टम में भी किसान का शोषण होता था। फिर किस सरकार एक नया सिस्टम लेके आई, एपीएमसी मंडी की व्यवस्था। इस एपीएमसी मंडी में भी किसानों का शोषण ही हुआ। हालांकि ये एपीएमसी मंडी पंजाब और हरियाणा में अच्छा काम किया हमने, और पंजाब और हरियाणा में ये सिस्टम बहुत तगड़ा एपीएमसी मंडी का। 100 बताए ना कि भारत में पहली बात तो जो हम एमएसपी पढ़े हैं, 100% किसानों को एमएसपी नहीं मिलता, लेकिन पंजाब और हरियाणा के 90 से 95% किसान एमएसपी पर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। बाकी पूरे देश के किसान नहीं बेच पाते हैं, लेकिन पंजाब हरियाणा के किसान बेचते हैं। वहां पे मंडियों की एक बहुत बड़ी एक मजबूत चेन है, हर किसान के लिए सामान बेचने की जगह है। दो मंडियों के बीच की दूरी, कम मंडियों की संख्या, वो सारा कुछ। तो उस क्षेत्र को तो इस सिस्टम का लाभ मिला, लेकिन इस सिस्टम ने एक नए प्रकार का शोषण को मतलब देखो, सिस्टम कोई भी बना लो, शोषण किसान के लिए। सिस्टम कोई भी बना लो, शोषण किसान को। इस सिस्टम में भी शोषण किसान का था, इस सिस्टम में भी शोषण किसान का होगा। अगला जो सिस्टम लाएगा ना, उसमें भी शोषण किसका होगा, किसान का ही होगा। क्योंकि देखो जो यहाँ पर साहूकार था, लाइसेंस ले लेगा, वही लेगा ना। आम आदमी तो लाइसेंस ले नहीं सकता। फिर इनको तो इसमें और मजा आया, इनकी मोनोपोली हो गई। अभी तो किसान फिर भी स्वतंत्र था। एफसी एपीएमसी मंडी ने एक नए टाइप के शोषण को जन्म दिया कि यहाँ पर क्या है, 5 व्यापारी हैं, 5 ही लाइसेंसकृत है, 5 के अलावा छठवा आ नहीं सकता। लाइसेंस नहीं लेने देंगे, क्योंकि लाइसेंस चीज बहुत तगड़ी लगती थी। मंडी में आपको दुकान चाहिए, आपको भंडारण, भाई जिसको लाइसेंस देते थे उस व्यापारी को मंडी में दुकान चाहिए, दुकान में बताना पड़ता था मेरे पास इतनी भंडारण की क्षमता है, ये सब बताना पड़ता था। बाहर वाले के लिए एंट्री नहीं, पूरा इनने कब्जा करके रखा। 5 ही व्यापारी हैं, अपने हिसाब से खेलते थे कि बोली लगना है, तो पांचों ने जो सोच लिया कि आज तो अपन को ज्यादा पैसे देने नहीं। अब किसान की मजबूरी हो गई कि सामान तो मंडी में बेचना, और मंडी में जय व्यापारी, तो वो मन माना। तो एपीएमसी मंडी भी एक नए टाइप के शोषण को जन्म देती। तो जो किसानों से शोषण के लिए सरकार ने एपीएमसी मंडी की व्यवस्था की थी, वो एपीएमसी मंडी भी सही ढंग से काम नहीं करती थी। उस एपीएमसी मंडी में भी कुछ समस्याएं आती हैं। तो सरकार ने फिर क्या है, एक आदर्श एपीएमसी एक्ट पारित किया, बदलाव किया थोड़ा सा। आदर्श एपीएमसी एक्ट पारित किया, जिसमें उन्होंने एक मॉडल एक्ट बनाया, उसमें संशोधन किया। 2003 में अधिनियम पारित किया था, 2017 में उसमें संशोधन किया, और संशोधन करके क्या है, एपीएमसी अधिनियम में कुछ बदलाव लाए, ताकि किसानों के शोषण को खत्म किया जा सके। तो हमको देखो, आपको या तो क्वेश्चन एपीएमसी एक्ट से आएगा कि एपीएमसी एक्ट उसके प्रावधानों को समझाइए, या फिर आपको ये आएगा आदर्श एपीएमसी एक्ट के प्रावधानों को समझाइए। तो देखो, जो आदर्श एपीएमसी एक्ट है वो हमारे लिए मेन काम का है। जो मॉडल एपीएमसी एक्ट ये आया था 2003 में, और इसमें संशोधन किया गया है 2017 में। ठीक है ना। तो देखो, पहले व्यवस्था क्या थी, उस व्यवस्था में बदलाव के लिए एपीएमसी एक्ट लाया। लेकिन इस एपी पहले की समस्या आपको पता है, इस एपीएमसी एक्ट के बाद अलग टाइप की समस्याएं उत्पन्न हुई। क्या समस्या उत्पन्न हुई? पहली समस्या तो ये हुई कि किसानों की स्वतंत्रता खत्म हो गई। अब किसान मजबूर था अपना सामान कहां बेचने के लिए, मंडी में। किसानों की स्वतंत्रता समाप्त हुई, बंद गया किसान अपना सामान मंडी में बेचने के लिए। दूसरा, इन एपीएमसी मंडियों में मध्यस्थों की संख्या बहुत थी। मध्यस्थों की संख्या अधिक, समझ रहे ना। अड़तिये आ गए, तोलने वाले आ गए, बोली लगाने वाले आ गए, सब अपना अपना कमीशन लेते थे। सब अपना अपना कमीशन लेते थे।
अभी भी लेते हैं ना। मतलब जैसे क्या है, किसान गया मंडी, ठीक है, तत्काल दलाल आ जाएगा, ये आढ़ती है जिनको कहते हैं, ये इसको ले जाएगा एक व्यापारी के पास, वहां पे तोल सामान तोलेगा, आपस में उनकी बात कराएगा, फिर उसके यदि सामान नहीं बिकेगा तो भंडारण के लिए अलग व्यवस्था कराएगा। हर चीज के लिए वो कमीशन लेगा, हर चीज के लिए वो कमीशन लेगा। सामान बिकवाने से लेकर सामान रखवाने, सामान उठवाने के, हम माल लेके आएगा वो, आपकी सारी व्यवस्था करेगा, लेकिन हर चीज के लिए क्या है, कमीशन लेगा। तो अलग अलग कमीशन एजेंट पैदा हो गए इन मंडियों में, जो व्यापारी और किसान के बीच आ गए। व्यापारी ने खुद ही चाहा कि अच्छा ठीक है, दोनों को फायदा, किसान को भी मंडी में जाने को समझ नहीं आता था, ये मिडिल मैन उनके लिए सारी व्यवस्था कर देते थे, उनका सामान जल्दी तुलवा दिया, हम माल लगवा दिए, बारदाने नहीं थे तो बारदाने उपलब्ध करवाए, सबके पैसे ले रहे हैं लेकिन उपलब्ध कराया, ठीक है। फिर इनका सामान तोलेगा, सामान तोलेगा, सामान बिकेगा, सामान बिकने के बाद पैसा तुरंत नहीं मिलता, ये एक और समस्या, पैसा तुरंत नहीं मिलता। तो मिडिल मैनों की संख्या, और तीसरा आप ये कह सकते हो कि उपज की कीमत तुरंत नहीं मिलती, उपज की कीमत तुरंत नहीं मिलती। ठीक है ना, क्या मान लो हो सकता है ज्यादा किसान के व्यापारी के पास इतना पैसा नहीं है, भी रख दिया कि ठीक है 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद पैसा ले जाना। बिहार जैसे राज्यों में तो ये समस्या व्यापक है, पैसा तुरंत नहीं मिलता। जो पैसा मिलेगा इन सबका कमीशन काट के मिलेगा, जो पैसा मिलेगा वो इन सबका कमीशन काट के मिलेगा, व्यापारी कमीशन काट लेता है, उनको दे देता, फिर वो कमीशन एजेंटों को देता है। दूसरा क्या है, ये तो ठीक है, अब सरकार भी मंडी में विभिन्न प्रकार के कर लगा देती थी, विभिन्न प्रकार के कर, विभिन्न प्रकार के कर लगा देती थी। जैसे उनने कहा कि विपणन शुल्क लगा दिया, ग्रामीण विकास शुल्क लगा दिया, जीएसटी लगा दिया, एजेंट का कमीशन उस पर टैक्स लगा दिया, इस टाइप के विभिन्न टाइप के टैक्स लगा दिए। उनका मंडी विकास निधि शुल्क, कि ये मंडी के डेवलपमेंट के लिए 5% टैक्स, वो भी कौन देगा, किसान देगा। वहां पे कोई सुविधा है उसके रिलेटेड, तो एक तो कमीशन देना पड़ रहा है किसानों को बहुत ज्यादा, और अब उसको बहुत सारे टैक्स देने पड़ रहे हैं, उसको बहुत सारे टैक्स देने पड़ रहे हैं। तो देखो उसकी उपज एक तो सही दाम पर नहीं मिल रही है, और उसको कट के मिल रही है, टैक्स भी व्यापारी काट लेगा, कमीशन भी उनका वही काट लेगा। तो इतने सारे टैक्स, इतने सारा, और सबसे बड़ी बात है व्यापारियों की मोनोपोली हो गई, व्यापारियों का एकाधिकार हो गया, व्यापारियों का एकाधिकार हो गया। समझ रहे हैं ना, व्यापारियों को एकाधिकार क्यों हो गया, क्योंकि लाइसेंस लेना आसान नहीं था, लाइसेंस प्राप्त करना बहुत कठिन था। आप लोग को लाइसेंस मिलेगा ही नहीं, इतनी कठिन प्रक्रिया है। मंडी में दुकान चाहिए, इतना पैसा चाहिए, तो आदमी सोचेगा भाड़ा में जाए, इतना कौन इन्वेस्ट करे। कोई 4-5 व्यापारी, उनकी मोनोपाली है, किसानों से अपनी मर्जी है, मतलब किसान बेचारा फंस गया है, कोई विकल्प नहीं है, उसके पास अपना सामान मंडी में ले जाना है, और मंडी में ले जाने के बाद वो इन अड़तियों और व्यापारियों की कृपा पर निर्भर होगा कि हमको अब तो जो होगा इनके हाथ में। और तो और इन मंडियों में इतना शोषण करने के बाद भी कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, आधारभूत संरचना का अभाव। आधारभूत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब समझ रहे हैं ना, कि किसान अपना सामान लेके बेचने पहुंचा है, तो धूप है, बारिश हो रही है, कुछ नहीं, खुले में पड़ा है किसान। तीन शेड है तो तीन शेड में कितनी जगह होगी, ना के बराबर, मतलब जगह ही नहीं है मंडी में किसान के लिए। यार उनके लिए टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं, पीने का साफ पानी नहीं है। यही तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, कि किसान आ रहा है तो उसको पीने का पानी तो मिल जाए, बाथरूम कहाँ जाएगा, हो सकता है उसको एक दिन रुकना पड़े, तो अपनी फसल को कहाँ खड़ी करेगा, ट्रैक्टर ट्राली किराए से लेके आया,
जबकि एपीएमसी मंडी में नियम क्या है कि भंडारण की सुविधा होनी चाहिए, नहीं क्या कर लोगे? तो आधारभूत संरचना, फिर आधारभूत संरचना का तो पूरे भारत में ही अभाव है। भारतीय लोग आधारभूत संरचना का मतलब ये समझते हैं मंदिर बना लो, उनके लिए वही आधारभूत संरचना है। मंडी में भी आप देखोगे किसानों से चंदा लेकर उनका एक मंदिर बना दिया, ये आपको हर जगह दिखाई, लेकिन टॉयलेट नहीं दिखाई देगी जिसकी जरूरत है। तो आधारभूत संरचना का अभाव है। और बस यही समस्या थी, डायरेक्ट सेल किसान नहीं कर सकता था एक। तो देखो, किसानों के शोषण को खत्म करने के एक नई टाइप की व्यवस्था ली एपीएमसी मंडी एक्ट। एपीएमसी मंडी एक्ट ने नए प्रकार के शोषण को जन्म दिया। जब इतना शोषण हो रहा था तो फिर सरकार ने सुधार किया, मॉडल एपीएमसी एक्ट बनाई कब? 2003 में, और उसमें 2017 में संशोधन किया मॉडल एपीएमसी एक्ट। अब इस इन समस्याओं को देखो हल करने का प्रयास करेगी सरकार, किसके माध्यम से? आदर्श कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003, और 2017 में उसमें संशोधन किया गया। देखो इसमें सबसे पहले क्या बोला गया कि मॉडल एपीएमसी एक्ट में प्रावधान, पहला प्रावधान क्या किया गया कि कोई भी निजी व्यक्ति या कंपनी मार्केटिंग यार्ड स्थापित कर सकते हैं, मतलब बाजार का निर्माण कर सकते हैं, बाजार का निर्माण कर सकते हैं। मंडी तो नहीं, लेकिन मार्केटिंग यार्ड टाइप की व्यवस्था कर सकते हैं कि कोई निजी व्यक्ति चाहे उपभोक्ता और किसानों के लिए एक मार्केटिंग यार्ड स्थापित कर सकता है। दूसरा इसमें क्या बोला गया कि किसानों को एपीएमसी मंडी में बेचने के लिए एपीएमसी मंडियों में सामान बेचने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया, बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। अब किसान को बोल दिया गया है कि आप चाहो तो डायरेक्ट सेल भी कर सकते हो। प्रत्यक्ष विपणन और संविदा कृषि की अनुमति दी गई। प्रत्यक्ष विपणन मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति दी गई। देखो प्रत्यक्ष विपणन क्या है कि कोई कंपनी चाहे तो किसान से डायरेक्ट उसका सामान खरीद सकती है। उनने कहा कि कोई आटा बनाने वाली कंपनी है, आटा बनाती है, उनका आशीर्वाद आटा कंपनी, वो क्या करेगी? किसान से डायरेक्ट जाके गेहूं खरीद सकती है, मिडिल मैन की कोई जरूरत नहीं। तो किसान को ही फायदा, कंपनी को ही फायदा, क्योंकि उनको बहुत बड़े पैमाने पर गेहूं की आवश्यकता होती है। चावल बनाने वाली कंपनी भी ऐसा कर सकती है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग, इसके पहले अनुमति नहीं थी, अब उन्होंने अनुमति दे दी थी कंपनी डायरेक्ट किसानों से। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आ गई, संविदा कृषि की अनुमति दे दी गई कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो। कंपनी और किसानों के बीच समझौता हो गया कि 4 महीने में उन्होंने कहा कि तुम्हारे खेत से टमाटर लगाएगा किसान अपने खेत में, कंपनी उसको बीज उपलब्ध कराएगी, खाद उपलब्ध कराएगी, दवाई उपलब्ध कराएगी, और जब उत्पादन होगा तो वो पूरा उत्पादन कंपनी को एक निश्चित दाम पे पहले तय हो जाता है कि ये 5 रुपए किलो के हिसाब से हम तुम्हारा पूरा टमाटर खरीद लेंगे। अब भले टमाटर 200 रुपए हो जाए, किसान बाहर नहीं बेच सकता, और भले टमाटर की कीमत 1 रुपए हो जाए तो भी किसान को 5 रुपए तो फिक्स है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी अनुमति दे दी गई। और क्या बदलाव किया गया कि जो मंडी में विभिन्न टाइप के विपणन शुल्क लगते थे, इन विपणन शुल्कों को कम किया जाएगा, या इसको ये कह सकते हैं एक बाजार शुल्क की व्यवस्था की गई। एक ही टाइप का टैक्स लगेगा, एक बाजार शुल्क की व्यवस्था, एक बाजार शुल्क की व्यवस्था, केवल और केवल एक टैक्स लगेगा, बाकी सारे टैक्सों को समाप्त कर दिया गया है। दूसरा, मंडियों में अब लाइसेंस के स्थान पर पंजीकरण, लाइसेंस के
स्थान पर पंजीकरण की सुविधा कराई गई कि अब व्यापारियों को लाइसेंस नहीं, केवल रजिस्ट्रेशन कराओ, और रजिस्ट्रेशन कराना आसान रहता था। रजिस्ट्रेशन करा के कोई भी व्यक्ति मंडी में अपना दुकानदारी चालू कर सकता है। ठीक है ना। और बदलाव क्या गया कि एपीएमसी मंडी से जो भी आय होगी, एपीएमसी मंडी से आय होगी, वो वहां पर आधारभूत संरचना बनाने में खर्च होगा। आधारभूत संरचना बनाने में खर्च होगा। आधारभूत संरचना बनाने में खर्च होगा। ठीक है, ये मॉडल एक्ट लेके आया। देखो ये संसद ने पारित किया एक मॉडल एक्ट के रूप में, और राज्य सरकारों से बोला क्या कि इसमें तुम कुछ संशोधन करके अपने अपने हिसाब से लागू कर लो, इसलिए इसको आदर्श अधिनियम कह रहे हैं। क्योंकि कृषि राज्यों का विषय है, केंद्र सरकार उसमें कानून कैसे बनाएगी, तो केंद्र सरकार ने एक मॉडल एपीएमसी एक्ट बना के दे दिया, और राज्य सरकार ने बोला अपने अपने हिसाब से इसमें तुम संशोधन करके अपने अपने राज्यों में लागू कर लो। तो हर राज्य ने थोड़ा बहुत संशोधन करके लगभग लगभग इस मॉडल एपीएमसी एक्ट को लागू किया। ठीक है ना। लेकिन देखो ये मॉडल एपीएमसी एक्ट से भी बात नहीं बनती है, और इसी के लिए सरकार क्या है फिर कृषि कानून लेके आती है। 3 कृषि कानून लेके आई सरकार ने। हालांकि अब हम 3 कृषि कानूनों को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो सरकार उन अधिनियम को वापस ले चुकी है, और वो पुरानी बात भी हो गई है। तो यदि उस टाइम पढ़े जरूर थे अपन ने, तो उस टाइम करंट कैसे था, अब तो सब पुराना हो गया। सरकार इस व्यवस्था को खत्म करके क्या है 3 कृषि कानून लेके आए थे, लेकिन देखो किसानों द्वारा उसका विरोध किया गया था। और किसानों द्वारा कहाँ के किसानों का, केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों ने विरोध किया था। हमारे यहाँ के किसान ने कोई विरोध नहीं किया, हमारे यहाँ किसान कोई मतलब नहीं। पंजाब और हरियाणा के किसान ने ही क्यों विरोध किया, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान ही इस एपीएमसी मंडी का सबसे ज्यादा फायदा उठाते। वहां पे आहतियों की एक लंबी श्रृंखला है, किसानों और आहतियों की भी संबंध, किसान ही आहतिये बन गए हैं बड़े पैमाने पर। तो एपीएमसी मंडी की व्यवस्था है, वहां पर एपीएमसी मंडियों के माध्यम से एमएसपी की व्यवस्था है। तो उनको लगा कि सरकार हमारे इस सिस्टम को खत्म करना चाह रही है, इसलिए देखो पंजाब और हरियाणा के किसानों ने विरोध किया, और विरोध इतना व्यापक था कि सरकार को बैक होना पड़ा, और सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया। तो अब उन 3 कृषि कानूनों के संदर्भ में अपन को कोई मतलब नहीं है। 2020 में आए थे, लेकिन अब सब पुरानी बात हो गई है, क्योंकि वो समाप्त हो गया। तो आपको तो बस ये याद रखना है कि भारत में कृषि विपणन की क्या स्थिति है। अभी फिर यही स्थिति है, मॉडल एपीएमसी एक्ट उसी के माध्यम से काम चल रहा है। हालांकि अब बहुत कुछ राज्य सरकारों ने बदलाव कर दिया है, डायरेक्ट सेलिंग की सुविधा ले आई है। मध्य प्रदेश में भी हर जगह भी किसान अपना प्रोडक्ट किसी को भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग इतना ही है, हमको इससे ज्यादा इसमें नहीं जाना है कि जो एग्रीकल्चर एक्ट आए थे उसमें उस टाइम में कोई मतलब नहीं, सब पुराने हो गए। बस अब इस पे एक चीज और देख लेते हैं कि आपसे यदि पूछा जाए कि भारतीय कृषि विपणन प्रणाली की समस्याएं क्या हैं, तो अभी अपन ने जो देखा सब समस्याएं तो ही हैं। समस्या ही समस्या हमको ज्यादा दिखाई दे रही है, समस्या ही ज्यादा दिखाई दे रही है, अच्छे बिंदु तो उसमें बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है भारत में कृषि विपणन व्यवस्था के दोष, व्यवस्था के दोष और सुधार के उपाय। सुधार के उपाय। सुधार के उपाय। देखो इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष क्या है कि विपणन प्रणाली में मध्यस्थों की संख्या अधिक है। मध्यस्थों की संख्या अधिक, मिडिल मैन बहुत ज्यादा है। भारतीय कृषि विपणन प्रणाली में मिडिल मैन बहुत ज्यादा है। मैंने ना मंडी में अड़ती है, फिर भाई जैसे किसान है, किसान अपना सामान लेके गया मंडी, मंडी में उसने अपना सामान बेचा। इस मंडी व्यवस्था में भी बहुत मिडिल मैन थे। फिर इस मंडी से
एक व्यक्ति आएगा और सामान खरीद के ले जाएगा, और फिर ये सामान कहाँ पहुंचेगा? उपभोक्ता के बीच। उपभोक्ता, ठीक है ना? देखो इधर एक मिडिल मैन है और दो तीन मिनट इधर है, और ये बीच का व्यापारी है। तो ये पूरा चक्र चलता है। हर स्तर पर कीमत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और स्थिति ये होती है कि यदि किसान को किसी वस्तु का 2 रुपया मिला है, तो उपभोक्ता उस वस्तु के 20 रुपए चुकाता है। यही है। ज्यादा से ज्यादा कई बार क्या है, 10 रुपए, वो भी आप, हो नहीं तो 20 रुपए किलो। जैसे उन्होंने कहा कि अभी टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है, उपभोक्ता 200 रुपए किलो चुका रहा है। तो तुम ये मत सोचो कि किसान को 200 रुपए मिल रहा है, क्योंकि वो सामान है नहीं किसान के पास, इसलिए वो महंगा बिक रहा है। बाहर से आ रहा है, और बाहर का कोई किसान है, हो सकता है उसको मिल जाए, बहुत छोटे सेक्शन को। जब इसका उत्पाद ज्यादा होगा, तो ये क्या है, टमाटर लेके मंडी में पहुंचेगा, मंडी में बोली लगेगी, बहुत टमाटर आ गया, अरे बहुत टमाटर आया, कोई मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई। टमाटर नहीं पहुंचा, उनका टमाटर है ही नहीं, बोली तेज होना चालू हो जाती, तो इसको कभी लाभ नहीं पाता। क्योंकि जब इसका उत्पाद ज्यादा होता है, तो वस्तु की कीमत कम हो जाती है। अभी देखो टमाटर 200 रुपए किलो, अभी 2 महीने बाद देखोगे कि तुम टमाटर फेंक रहे हैं। 2 महीने पुरानी स्थिति है, टमाटर किसानों ने फेंक दिया था, क्योंकि मंडी में 2 रुपए किलो, 1 रुपए मिल रहे थे। मतलब ये स्थिति है कि किसान अपने खेत से गाड़ी करके सामान लेके जाता है, सामान बिकता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन के पैसे तक नहीं मिल पाते हैं। तो सोचता क्या करेंगे बेच के, गैया चरा दो, खेत बखर दो, कुछ भी कर दो। तो जब उसका उत्पाद ज्यादा हो जाता है तो कीमत कम हो जाती है, जब उसके पास उत्पाद नहीं रहता तो कीमत ज्यादा होती है। उसको जब सामान, यदि उसको यहाँ पर किसी वस्तु के 10 रुपए मिले हैं, तो मान के चलो फिर उपभोक्ता को 40 रुपए चुकाने पड़ेंगे। इतना ज्यादा मिडिल मैन, मध्यस्थ बहुत ज्यादा है। ये मध्यस्थ जब तक कम नहीं होंगे तब तक क्योंकि देखो अच्छी विपणन प्रणाली में यही बताया था कि किसान को अधिकतम पैसा मिले और उपभोक्ता न्यूनतम चुकाए, लेकिन वो उल्टा रहा भारत में। किसान को न्यूनतम मिल रहा है और उपभोक्ता अधिकतम चुका रहा है। भाई यहाँ पर किसान ने मंडी में सामान, उसको 2 रुपए किलो, मंडी से यहाँ से इसने लेके आया 5 रुपए किलो। अब ये जो 5 रुपए किलो लेके आया, हाथ ठेला वाला या सब्जी वाला लेके आया है, तो ये तो 20 रुपए किलो बेचेगा ना, क्योंकि उसको मालूम है कि वो 20 किलो टमाटर लेके आया, तो हो सकता है शाम तक 4-5 टमाटर सड़ जाएगा, तो वो पूरा अपना लेके चलता है। तो उस हिसाब से तुमको 20 रुपए चुकाना पड़ेगा। अंतर कितना आ गया, 2 रुपए और 20 रुपए का, कितने गुने का अंतर है, 10 गुने। यही की यही, यही की यही उपभोक्ता को 10 गुनी अधिक कीमत पर वस्तुओं को खरीदना पड़ रहा है, और उस 10 गुने में से किसान को नहीं मिल रहा है। मिडिल मैन, मिडिल मैन भारत की एक बड़ी समस्या है, और ये सिर्फ कृषि नहीं, हर क्षेत्र में। भारत एक दलाल प्रधान देश है। यहाँ पर केवल दलालों का ही विकास होता है। दलाल, समझ रहे हैं ना, दलाल सरनेम होता है लोगों का, लंबे समय से परंपरागत उसको दलाली करते आ रहे हैं, कमीशन एजेंट है। उत्पादक को बहुत कम लाभ होता है। उत्पादक मतलब किसान। सब्जी उगाने वाले को इतना लाभ नहीं जितना सब्जी बेचने वाले को। सब्जी बेचने वाला भी तो दलाल है। सब्जी लाया 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो दे दिया, 5 रुपए अपना कमीशन। उसको 1 रुपए, 1 किलो पे 5 रुपए बच रहा है, लेकिन किसान को 1 किलो पे 5 रुपए नहीं बच रहा है। तो उत्पादक को हमेशा घाटा है। और ये सिर्फ इंडस्ट्रीज नहीं, अभी ये एग्रीकल्चर नहीं, अभी इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे ना, तो वहां पे भी देखोगे कि उत्पादकता को फायदा नहीं है। इसलिए तो भारत में उत्पादन नहीं है। हम चाइना से इतना अधिक इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उत्पादक हमेशा घाटे में रहता है। तो आदमी उत्पादन चेन से जुड़ने नहीं चाहता। सरकार की 50 योजना है, लेकिन प्रोडक्शन चेन से जुड़ेगा नहीं। दलाली, उसमें कमीशन, कमीशन खाओ मजे करो। तो ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है भारतीय विपणन प्रणाली की, क्या है कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में भंडारण और संग्रहण की व्यवस्था नहीं है। पर्याप्त भंडारण और दोषपूर्ण संग्रह, दोषपूर्ण संग्रहण। तीसरा, पर्याप्त
यातायात का अभाव, पर्याप्त यातायात का अभाव। किसान को ने कहा कि 50 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर जाना है, ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, अलग से किराए से ट्रक लेके आएगा, फिर लेके जाएगा, लागत बढ़ जाएगी। मंडियों की संख्या कम है। भारत में एवरेजन 454 किलोमीटर में एक मंडी। पर्याप्त मंडियों का अभाव। 454 किलोमीटर पर एक मंडी, मतलब कह सकते हैं कि प्रति 500 किलोमीटर पर एक मंडी है। मतलब किसान और मंडियों के बीच की दूरी अधिक है, ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ गई। मतलब किसान को जितना उत्पादन करने पे नहीं मिलेगा उतना वो ट्रक वाले को भाड़ा दे देगा, मंडी में टैक्स दे देगा, सबका फायदा है किसान को छोड़कर। फिर क्या बता सकते हैं कि बहुत अधिक शुल्क एवं प्रभार की वसूली की जाती है। बहुत अधिक शुल्क एवं प्रभार की वसूली की जाती है। बहुत अधिक मात्रा में शुल्क एवं प्रभार की वसूली की जाती है। और कह सकते हैं किसानों को मूल्य संबंधी सूचना का अभाव है। मूल्य संबंधी सूचना का अभाव, मतलब हो सकता है किसान के पास विकल्प हो कि वो 2-3 मंडी उसकी जद में हो, उसको नहीं पता कि मेरा सामान किस भाव में बिकेगा, उसको जानकारी नहीं कि कल वहां पे क्या भाव बिका था, उनके वो वाली मंडी में ज्यादा महंगा बिक रहा है, इटारसी मंडी ज्यादा महंगा बिका, होशंगाबाद मंडी में कम महंगा बिका, उसको कोई जानकारी नहीं, तो वो सीधे मुंह उठा के चला जाता है। तो देखो ये सीधे 5-6 पॉइंट में आप बताओगे भारतीय कृषि विपणन प्रणाली की दोष। अब हमको सुधार भी करना पड़ेगा, तो सुधार के उपाय बताएंगे। सुधार के उपाय क्या है कि देखिए भाई, जो समस्याएं थी वही हम सुधार की संख्या में बताएंगे। हमने पहली समस्या क्या है, मध्यस्थों की संख्या अधिक, तो मध्यस्थों का उन्मूलन है। मध्यस्थों का उन्मूलन। दूसरा, भंडारण की पर्याप्त सुविधा हो। पर्याप्त सुविधा हो। मंडियों की संख्या बढ़ाई जाए। मंडियों की संख्या बढ़ाई जाए। मंडियों की संख्या बढ़ाई जाए। चौथा, कृषि उत्पादों का मानकीकरण एवं श्रेणीकरण हो। मानकीकरण एवं श्रेणीकरण हो, मतलब ग्रेडिंग वगैरह हो, एक कुछ निर्धारित हो कि अच्छी फसल किसको कहेंगे। एमएसपी का निर्धारण हो। एमएसपी का निर्धारण। एमएसपी होती है, लेकिन कल ही देखा कि इस साल सरकार ने 22 फसलों, तो केवल 22 फसलों के लिए एमएसपी है, बाकी के लिए कोई एमएसपी की व्यवस्था नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई पे तय होगी। ट्रांसपोर्टेशन की पर्याप्त सुविधा हो। यातायात की पर्याप्त सुविधा। ठीक है ना, तो यही सब चीजें हैं, और भी कुछ पॉइंट लिख सकते हैं कि किसानों के लिए फाइनेंस की व्यवस्था हो, ऐसा वैसा करके आप कुछ बता सकते हो। ठीक है, तो ये भारतीय कृषि विपणन प्रणाली की व्यवस्था के दोष और उसी व्यवस्था की दोष में सुधार के हमने उपाय भी बता दिए। ठीक है ना, तो देखो ये आपने भारतीय कृषि विपणन प्रणाली को समझा, उसकी दोष, आदर्श कृषि विपणन प्रणाली, एपीएमसी एक्ट, ये सारी चीजों को देख लिया।
अब देखो सरकार ने क्या है, इसके अतिरिक्त भी कुछ अलग से व्यवस्था की है। जैसे एक मॉडल एपीएमसी एक्ट तो बनाया ही है। एक सरकार की संस्था है नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड, NAFED, नाफेड। ठीक है ना। तो देखो इसकी स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1958 इसकी स्थापना। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? इसकी स्थापना का उद्देश्य है कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देना। कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देना। सहकारी विपणन को बढ़ावा देना। सहकारी विपणन को बढ़ावा देना। कार्य भी आप बता सकते हो, कार्य भी सिंपल ही है। कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देना, और इसी में उद्देश्य में आगे और लिख लेना कि किसानों को लाभ पहुंचाना। किसानों को लाभ पहुंचाना, बात एक ही है। जब कृषि उत्पाद अच्छे से बिकेंगे तो किसान को अपने आप लाभ होगा। अब देखो इसके कार्य थोड़े विस्तृत हैं। कार्यों में क्या लिखा है कि कृषि, बागवानी, वन उपजों का विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण, तीनों का। किसका? कृषि, बागवानी और वन उपज का क्या? विपणन करना, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग करना और भंडारण, तीनों। फिर यह आवश्यक कृषि मशीनरों की वितरण भी करती है। आवश्यक कृषि मशीनरी का वितरण करती है। कृषि मशीनरी का वितरण करती है। ठीक है ना। और भी है, किसानों को आवश्यक मात्रा में बीज, खाद, दवाएं भी उपलब्ध कराती है जो किसानों को जरूरत हो। और कृषि प्रोडक्ट का इम्पोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, बस आप तो इतना ही बता दो। ये सरकार ने अलग से एक संस्था स्थापित की है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। समझ रहे ना? कोऑपरेटिव मार्केटिंग समझते हैं ना? सहकारी मार्केटिंग। देखो सहकारिता मतलब क्या है कि कुछ लोग मिलकर अपनी एक संस्था बना लें और वो संस्था फिर काम करे। तो क्या करो कि अब जैसे एक किसान जाता है मंडी में, उसकी बार्गेनिंग पावर कम होती है। भाई एक किसान गया, तुमने कहा कि क्या है, 10 बोरे गेहूं, 100 बोरे गेहूं, वो बार्गेनिंग नहीं कर पाएगा, उसको जल्दी बेचना है। क्या काम करो कि गांव के 10 लोगों की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दो। मिल गए, सारे किसान मिल गए और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। अब ये सहकारी समिति है, इसमें आपने 10 एक लोग नियुक्त कर दिए। ये लोग मिलके जाएंगे अब मंडी, और मंडी में जाके बार्गेनिंग करेंगे। इतना माल है हमारे पास, चाहिए तो बताओ। इस मंडी से बात करेंगे, उधर बात करेंगे, इस व्यापारी से, उस व्यापारी से।
बल्क में जब काम होगा, इतने लोग इकट्ठे हो गए, सामान लेके नहीं आए, तो वो क्या है, बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि किसानों को उचित लाभ हो सकता है। तो यही है सरकार सहकारी विपणन को बढ़ावा देना चाहती थी। सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहले भी काम किया था, लेकिन फिर उन्होंने अलग से 1958 में एक संस्था ही कर दी, ताकि मध्यस्थों की संख्या खत्म हो जाए। सीधे मंडी के बड़े व्यापारी से चर्चा करो और बड़ा व्यापारी से सामान खरीदो, बेचो। तो ये आपकी एक संस्था बनाई सरकार ने, नाफेड के नाम से। फिर एक और संस्था है जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का काम करती है। देखो, नाफेड आपसे 3 नंबर में पूछ सकता है, 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। एक और संस्था है जिसको कहते हैं ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। ट्राइबल कोऑपरेटिव ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, ट्राइफेड, TRIFED, ट्राइफेड। स्थापना 1987। उद्देश्य उद्देश्य है इसका जनजातीय लोगों को, जनजातीय लोगों को निजी व्यापारियों के शोषण से बचाना, निजी व्यापारियों के शोषण से बचाना और उनके द्वारा तैयार वस्तुओं का अच्छा दाम दिलाना, तैयार वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाना। उनके द्वारा तैयार वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाना, इस उद्देश्य से ट्राइफेड की स्थापना की गई। मतलब देखो, अब इसके यदि कार्य में बताना चाहो, तो ये जो ट्राइफेड है ना, केवल ट्राइबल इलाकों में उनके प्रोडक्ट को खरीदती है। अब जैसे एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो क्या है, किसानों से गेहूं और चावल की खरीदी करती है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो जनजाति लोग गेहूं और चावल का उत्पादन कम करते हैं, वो तो क्या है, मोटे अनाज का उत्पादन करते हैं। एफसीआई मोटा अनाज तो खरीदती नहीं है। तो जो ट्राइबल इलाके के लोग थे, मजबूरी में उनको क्या है, सामान किसको बेचना पड़ता था, व्यापारियों को। और व्यापारी तो उनका फिर भयंकर शोषण करते थे। तो इनने क्या है, अलग से ट्राइफेड संस्था बना दी, जो एफसीआई के एजेंट के रूप में खरीदी करेगी जनजातीय क्षेत्रों में। भाई इनके मोटे अनाज की खरीदी करेगी। वो जो जंगल से उनको जो मिला, जैसे चिरौंजी या इस टाइप के प्रोडक्ट जो जंगल में एकत्रित होते हैं, उन सब की खरीदी कौन करेगी, ट्राइफेड। ठीक है ना। मतलब इसका कार्य लिख सकते हैं क्या है, कि जो वनों से एकत्रित किए गए, या इसको ये कह सकते हैं कि वनों के उत्पादों के, वन उत्पादों के एकत्रीकरण, भंडारण, वन उत्पादों के एकत्रीकरण, भंडारण, प्रसंस्करण, इन सब की व्यवस्था करेगी ट्राइफेड। दूसरा, पहला कार्य। दूसरा बताएंगे, एफसीआई के एजेंट के रूप में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एजेंट के रूप में, एजेंट के रूप में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एजेंट के रूप में मोटे अनाजों, दलहन और तिलहन की खरीदी करेगी। मोटे अनाज, दलहन
तिलहन आदि की खरीदी। ठीक है ना। और ये मतलब पूरा जो ट्राइबल इलाका है उनके लिए ये काम करेगी। तो ये नाफेड बनाए कोऑपरेटिव मार्केटिंग के लिए, ट्राइफेड बनाया ट्राइबल एरिया के मार्केटिंग के लिए। ठीक है। तो दोनों संस्था है, दोनों पे शॉर्ट नोट, स्थापना, उद्देश्य और कार्य। 3 नंबर में पूछेगा तो भी ये 3 चीज बतानी है। फुल फॉर्म में ही 1 नंबर तो मिल जाएगा। 3 नंबर में पूछ लिया नाफेड, तो एक तो लाइन फुल फॉर्म में भर जाएगी। दूसरे में उनका स्थापना और उद्देश्य, उद्देश्य कार्य मिला के लिख देना, बस खत्म हो जाएगा। तो 5 नंबर में पूछ लिया कि ट्राइफेड या नाफेड के संदर्भ में, तब आप फिर अलग अलग बताना। ट्राइफेड का फुल फॉर्म, तो दूसरे पॉइंट में स्थापना, तीसरे पॉइंट में उद्देश्य और चौथे पॉइंट में कार्य। तो 2-3 कार्य ही लिख पाओगे बस। 6-7 लाइन कितने में भरा जाएगी। फिर एक और व्यवस्था की सरकार ने, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार। राष्ट्रीय कृषि बाजार, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, NAM, नेम कहते हैं इसको। और ये है तो NAM, लेकिन इसको इस रूप में बाद में ई नेम कहा जाने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है। ई नेम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। क्या है ये? दरअसल ये एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रिक पोर्टल है। अखिल भारतीय, अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए, कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। कृषि से संबंधित उपजों के लिए बाजार का निर्माण करता है, उपजों के लिए एक राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है या प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है, यही है आपका ई नेम। ठीक है। अब देखो, इसकी घोषणा की गई थी 1 जुलाई 2015, ई नेम को 1 जुलाई 2015। लेकिन याद रखना, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 14 जुलाई, तो सॉरी 14 अप्रैल, 14 अप्रैल 2016। ठीक है ना। ये ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा 14 अप्रैल 2016 को, 8 राज्यों की 21 मंडियों के साथ। ठीक है। और अभी ये स्थिति है कि इसमें लगभग 1000 मंडियों को इस पोर्टल के अंतर्गत जोड़ दिया गया है। 18 राज्यों की 1000 कृषि मंडियों को इस पोर्टल के तहत जोड़ दिया है। ठीक है ना। तो ये आपका ई नेम पोर्टल है। अब देखो, सवाल ये है कि ये तो समझ आ रहा है कि क्या है, कि इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जिसमें मंडियों को जोड़ दिया गया है। अब भाई किसान अपनी, मतलब देखो, उपज 1000 मंडियों के भाव बहुत आसानी से पता कर सकता है कि देश की 1000 मंडियों में इस प्रोडक्ट की क्या कीमत मिल रही है। इस मंडी से पूरा एक ऑनलाइन पोर्टल में उसको जानकारी मिल जाएगी। तो हो सकता है उसको जहां पर ठीक लगेगा वो वहां पर प्रोडक्ट को बेचेगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस ई नेम पोर्टल के लाभ क्या होंगे। ई नेम पोर्टल के लाभ क्या होंगे? तो देखो, लाभ तो सिंपल से अपनी पूरी बात पाएंगे। कृषकों को
ई नेम पोर्टल का लाभ है कि कृषकों को उचित मूल्य प्राप्त होगा। उचित मूल्य प्राप्त होगा। कृषकों को अपने प्रोडक्ट का उचित मूल्य प्राप्त होगा। दूसरा, ये तो किसानों को लाभ है, कह रहे हैं व्यापारियों को भी लाभ होगा कि स्थानीय व्यापारियों को, स्थानीय व्यापारियों को, स्थानीय व्यापारियों को प्रदेश के अन्य भागों, प्रदेश के अन्य भागों के उत्पाद खरीदी का अवसर प्राप्त होगा। समझ रहे ना, किसान कहीं का प्रोडक्ट जाके किसी भी मंडी में बेच सकता है, तो वहां के व्यापारी को भी बाहर का सामान खरीदने का एक अवसर प्राप्त होगा। तीसरा, ग्राहकों को भी फायदा होगा। ग्राहकों को क्या फायदा होगा कि कृषि उपज आसानी से उपलब्ध होगा और सस्ता होगा। कृषि उपज आसानी से व कम कीमत पर उपभोक्ता को प्राप्त होगा। तीनों को लाभ बता दिया अपन ने, किसानों को, व्यापारियों को, उपभोक्ताओं को। और बता सकते हैं कि इससे एक बड़ा राष्ट्रीय कृषि बाजार विकसित होगा। एकीकृत इंटीग्रेटेड नेशनल मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार विकसित होगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार विकसित होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, लेटेस्ट ही है ये ई नेम पोर्टल। इसके बाद तो और कुछ किया नहीं गया है। जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म थे, जो तीनों एग्रीकल्चर एक्ट थे, वो तो समाप्त हो गए। ठीक है, तो ये हमारा कृषि विपणन से संबंधित वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसमें कृषि से संबंधित जो बाकी चीजें हैं वो अपन कल देखेंगे, विशेषकर कृषि से संबंधित योजनाएं, और जो थोड़ा बहुत कृषि से संबंधित चीजें बची हैं उसको अपन कल देखेंगे।